बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमैरा सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि आजम सवाती साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की बातों का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुकम्मल हो गए। नताइज के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 4 साल के लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुंतखब हो गए हैं, जबकि दूसरी जानी अपोजिशन इत्तेहाद ने 20 अप्रैल को जलसा आम करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी जा रही ताकि उभाम पैदा हो और मुलाकात के बाद पता चले कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का कहा है या नहीं कहा। जी, ये अभी चंद रोज आगे इसी तरह से चलने दें। ये हफ्ता 10 दिन 12 दिन ये कोलैप्स पोसीदा फरसूदा एक निज़ाम ये किस तरह से इस रियासत को, इस मुल्क को आगे लेके चलाएंगे, ये हमने देखना है। ठीक है, इनका अवाम के साथ किसी का कोई कनेक्शन नहीं है, इन्हें पब्लिक पल्स नहीं पता। हमारे हुक्मरानों को ये जो एक बरसा बरस से एक टोला बैठा है और उनको बिल्कुल ये लाताल्लुक हो चुके हैं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या मामलात हैं, शहरी और देही इलाकों के अंदर क्या तूफान पनप रहे हैं। ये बिल्कुल वो जैसे आतिश फिशा पे बैठ के जो है वो पिकनिक मना रहे होते हैं, ये उस तरह से बैठे हैं और ये अपने कंफर्ट जोन्स में हैं। इनको कुछ नहीं पता कि केपी में क्या हालात हैं, महंगाई की क्या सूरत हाल है, सोशल अनरेस्ट का क्या हाल है, करप्शन किस कदर बढ़ चुकी है हर शोबे में। और ये अपने कंफर्ट जोन में बैठ के इनका ख्याल है कि इश्तिहारों से और इससे और वो जनाब तकरीरों से इस तरह से हुकूमत चलती है। बहुत बहुत ग्राउंड रियलिटी से ये दूर हैं। और इनके लोग जो चाहे वो यानी ये जो अरेंजमेंट में मौजूद है पीपल्स पार्टी के, वो लोग जो कनेक्टेड हैं ग्राउंड से, उनको अंदाजा है कि सिंध में इस वक्त क्या हो रहा है, देही इलाकों में भी और शहरी इलाकों में भी। इसी तरह से एमक्यूएम को भी अंदाजा है। इस तरह से तमाम सियासी जमातों को, सिविल सोसाइटी को सिंध के हालात का, जो पंजाब में हालात हैं उनको इदराक है, जो ग्राउंड से वापस जो है ना। एक तो है ना ऊपर ड्राइंग रूमों में बैठ के, उसको छोड़ दें आप, वो जो इसका बच्चा उसका बच्चा, इसका भाई उसका भाई, उसको छोड़ दें। इशू ये है कि नीचे ग्राउंड रियलिटीज में बलूचिस्तान में क्या हालात हैं, केपी में क्या सूरत हाल है, और बरस की करप्शन, मेगा करप्शन अक्रॉस द बोर्ड। एक इतना सत्यानाश और सवा सत्यानाश हुआ है, सब फंसे हुए हैं। और जब तक ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ना मईशत आगे चलेगी। वजीर खजाना साहब की गुफ्तगू सुन लें, बाकी लोगों की गुफ्तगू सुने, अब इनको तपिश आना शुरू हो गई ये मुख्तलिफ मामलात की। ये इसमें पार्टीज को छोड़ दें, ये पीटीआई के अंदर क्या आपस में हो रहा है या वो बात उससे होगी नहीं, ये नॉन इशू ये है कि ये एलीट कितना डिस्कनेक्टेड है ग्राउंड रियलिटीज के साथ। यानी दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बने वो भाई। ये मुझे नहीं पता ये कौन, ये पुट्ठी बातें इनसे कौन लिखवाता है, कौन करवाता है। ये शुक्र है इसमें चाइना और अमेरिका ने नहीं सुन ली बातें, तो ये किसी खलीजी मुल्क ने नहीं सुन लिया। नीचे ग्राउंड को आप जरा देखें, ये हालात देखें, और जरा अपने ये आपस के जो इंट्रा एलीट पावर स्ट्रगल चल रही है उसको जरा छोड़ के जरा थोड़ा सा देखें कि क्या हालात है मुल्क के, और कितने यहाँ फैसले आप लोगों ने करने हैं, आप ही लोगों ने करने हैं ना, आप ही सियासी कायदीन वो कर क्या रहे हैं। और अक्रॉस द बोर्ड चूंकि अकाउंटेबिलिटी अपनी पार्टियों में नहीं है, तो उसकी वजह से अच्छा मुझसे बात कर लें जी, मैं सिंध संभाल लेता हूँ, मुझसे बात कर लें जी, मैं ये सूबा संभाल लूंगा, अच्छा मुझसे ये, मैं इसको भी देख लेता हूँ, मैं केपी को देख लूंगा, मैं फला, इस तरह वो चलते हैं। तो ये जो है, ये इनको चाहिए, ये बुनियादी इश्यूज जो हैं उस तरफ तवज्जो दें। थोड़ा सा एहसास शायद इनको अब हो रहा है, और जो है उसके ऊपर इनको एहसास होना भी चाहिए, और इसको रेलिवेंट करें पार्लियामेंट को। और नहीं कर सकते, नहीं चल रहा सिस्टम, तो मैं आपको बताऊं लोगों में बहुत शदीद गुस्सा है इस वक्त। ये आज औरंगजेब साहब ने शायद कोई बात की है मईशत के हवाले से, जो बाकी ये कि वो ये कर देंगे, वो कर फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई आपको जो है वो मैं ज्यादा बात नहीं इस पे करना चाह रहा है। मैं चंद दिन और गुजरते हैं और फिर देखते हैं कि शायद उनको एहसास होता है कि नहीं, कि सिंध में, बलूचिस्तान में और केपी में और पंजाब में और पूरे मुल्क में कितनी बेचैनी है, और जो खित्ते और दुनिया के हालात हैं उसे बातें मईशत तरक्की कर गए। भाई पूरी दुनिया की मईशत डूब रही है, आपको मईशत तरक्की कर गई, ये हो गया, फलां हो गया, अजीब व गरीब किस्म की बयान दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये ग्राउंड से अगर अपने आप को थोड़ा सा निकलें, अपने कंफर्ट जोन से ना, अपने ड्राइंग रूमों से निकलें,
और ये ज़रा अवाम में जाएं तो इनको पता चले कि क्या सूरत हाल है। तो अवाम तो ये एलीट बदमाशियों से बेजार है और ये सिस्टम खत्म हो रहा है, ये जा रहा है, पूरी दुनिया का सिस्टम जा रहा है। ये सही। जो एक 1945 के बाद का, तो ये पता नहीं किस कंफर्ट जोन में बैठेंगे, हमारा फलाना जो है वो IMF में जानने वाला है, तो वर्ल्ड बैंक में जानने वाला है, तो मैशियतें ठीक हो जाएंगी मुल्क की। तो बराए करम इनसे गुजारिश है एलीट से या बदमाशिया से कि ये ज़रा थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलें और मुल्क के हालात की तरफ भी तवज्जो दें। दूसरी जो बात है, मैं आज एक खबर है, बहुत बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई खबर आपके सामने आती है, कोई बयान आता है, तो आप जैसे कहीं तारीख के सफ़हात में कहीं खो जाते हैं, किताबों में खो जाते हैं, कोई वाक़यात में खो जाते हैं एक तारीख की। तो आज कुछ ऐसा है कि मैं वो खबर, उस खबर में बात करने से पहले आप यकीन करें, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई तारीख जो है वो कहीं अजब जगह पे मुझे ले गई है कहीं। तो सही। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी ये बात सुन रहे हैं शायद वो मैं उनके साथ कनेक्ट कर सकूँ। ये अ, अप्रैल 1945 में मैं लेके जाना चाह रहा हूँ उनको। अप्रैल 1945, अच्छा 1945 का अप्रैल है, और 1945 का अप्रैल है, और वहाँ पर उसकी 28 और 29 तारीख की शाम है। 28 और 29 तारीख की शाम है, और एक 56 साला शख्स है, 56 ईयर्स ओल्ड। सही। वो एक खातून जो काफ़ी सालों से उनके साथ उनका एक उनके फोटोग्राफर थी, फिर वो उनके साथ उनकी जो भी तहरीक थी या जो भी उनकी पॉलिटिक्स थी उसमें वो शामिल हो गई आके खातून। तो 28 और 29 अप्रैल की शाम को उन्होंने शादी कर ली, दोनों ने। उसमें से ये जो 56 साल शख्सियत, इनको तारीख याद रखती है एडोल्फ हिटलर के नाम से, हिटलर। सही। और वो जो खातून अच्छा उन खातून की उम्र जो है वो 33 साल थी, ये 56 साल के थे, वो 33 ईयर्स की, एवा ब्राउन। तो इन दोनों ने शादी कर ली 28 और 29 अप्रैल 1945। और ये फ्रूर बंकर एक बर्लिन शहर में, एक ऐसी जगह जो कि जहाँ पर आप समझ लें कि हिटलर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी चंद हफ्ते या चंद महीने गुजारे, वहाँ पर ये शादी हुई। और चंद करीबी लोग मौजूद थे, गोबल्स भी था उसमें, उसमें बाकी लोग मौजूद थे। ये शादी हुई, और ये उस वक्त हुई जब चारों तरफ से हिटलर को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि सोवियत आर्मी जो है, रेड आर्मी, वो बर्लिन शहर में दाखिल हो गई है। और उसका जो करीबी उसके जो करीबी कमांडर्स हैं, जी। उन्होंने बर्लिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो लड़ रहे हैं वो सोवियत फौज से, उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो अप्रैल का महीना है ना, इसके आखिरी दिनों में ये शादी हुई। सही। लेकिन अप्रैल के शुरू में एडोल्फ हिटलर जो है, उसको अंदाज़ा था इस बात का कि मैं फंस गया हूँ, फौजें आ रही हैं, एक तरफ से एलाइज आ गए हैं यानी बरतानिया और अमेरिका, लेकिन उधर से जो स्टालिन की फौज है वो बर्लिन शहर में दाखिल हो गई है और चारों तरफ से शहर को घेर रही है रेड आर्मी सही। स्टालिन की। अब हिटलर जो है उसने अच्छा वो अकेला था उस वक्त, लेकिन फिर ये हुआ कि जब चारों तरफ से फंस गया, तो ये जो एवा हैं जिनसे शादी हुई हिटलर की, ये म्यूनिख से छुपती छुपाती सोवियत फौजों को से बचती बचाती है हिटलर के पास पहुंची उस बंकर में। और हिटलर से इन्होंने कहा कि अब जो भी कुछ होना है, लेकिन ये कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी कर लें। तो हिटलर ने 28 और 29 की शाम शादी हुई वहाँ पे बंकर के अंदर ही, और कुछ करीबी लोग वहाँ मौजूद थे। और हिटलर को पता था कि शिकस्त वो खा चुका है। उसके जो साथी हैं उन्होंने सेलिब्रेशन की, अंदर जो मौजूद थे लोग। और फिर उसके वहाँ पे नाम तब्दील हुआ, एवा ब्राउन से एवा हिटलर नाम रखा गया। और उस शादी के 40 घंटों के बाद जब उनके दोस्त अहबाब जो हैं वो गए एक कमरे में, तो वहाँ पे
एवा ब्राउन जो है उनकी लाश पड़ी हुई थी, वो साइनाइड जहर जो है वो पॉइजन उनको गालिबन हिटलर ने ही दे दिया था या उन्होंने खुद पिया था। और उसके बाद हिटलर जो है उन्होंने भी जो साइनाइड है हाइड्रोजन साइनाइड वो खा के उन्होंने खुदकुशी की थी, लेकिन साथ ही हिटलर के दाएं तरफ जो है वो ब्लीड हो रहा था, उन्होंने अपनी कनपट्टी पे पिस्तौल से फायर भी किया हुआ था। तो ये दोनों जो हैं अब इनकी खुदकुशी से कुछ देर पहले जो है हिटलर को ये इतला मिली थी कि इटली में मुसोलिनी को वहां पर लोगों ने पकड़ के और मार दिया, और साथ ही उसकी और उनके साथ जो खातून है उनकी लाशें और वो उनको ले गए हैं शहर की तरफ, और वहाँ पे चौक के ऊपर मुसोलिनी को टांगने की तैयारी हो रही है उनकी लाशों को, वो आवाम के हत्थे लग गए। तो ये आखिरी इतला थी गालिबन, जिसके बाद हिटलर ने उस फ्यूहरर बंकर में ये फैसला किया कि मैंने सुसाइड करनी है। बहरहाल वो सुसाइड हो गई, लेकिन स्टालिन ये कहता था कि ये यार, उसको जब खबर मिली स्टालिन को तो उसने कहा यार इसकी लाश ढूंढो हिटलर की। तो हिटलर की लाश ढूंढने के लिए वो आए तो हिटलर की लाश ही नहीं मिल रही। अब वो जनाब ये 29 अप्रैल को खुदकुशी कर ली, 1945 को हिटलर की लाश किधर है? और वो एवा ब्राउन की लाश, पता चला वो लाश जो है वो आगे जो है वो बागीचे में, फिर बंकर के बागीचे में कहीं दफना दी गई है, वो लाश ही नहीं मिल रही दोनों की। अब जनाब एक खप्पड़ गई। अब जनाब स्टालिन साहब ने वहां पे कहीं 10-11 मई को, अच्छा उस जमाने का अगर जर्मन रेडियो देखें तो जर्मन रेडियो, नाजी रेडियो ने खुद भी ऐलान कर दिया हिटलर डेड, हिटलर ने सुसाइड कर लिया, अखबारों में खबरें छप गई, सब कुछ हो गया। लेकिन मसला ये हुआ कि अब हिटलर की बॉडी किधर है? हिटलर की डेड बॉडी की तलाश हो रही है और हिटलर की डेड बॉडी नहीं मिल रही। अब उसमें फिर ये हुआ उसमें कि कोई 11 मई आ गया, कोई 10 दिन गुजर गए। 10-11 मई को उन्होंने जनाब ये ऐलान किया कि जी हमें डेड बॉडीज मिली हैं, 2 डेड बॉडीज की हालत बड़ी ख़राब हो चुकी है और उनके दांतों से हमें पता चला है कि ये हिटलर है। अच्छा, अब वो लोगों ने कहा कि भाई हिटलर कहाँ है, उसकी बॉडी दिखाओ, उसकी शक्ल दिखाओ। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये इसलिए ज़रूरी है बात कि ये बहुत सालों के बाद ये सद्दाम हुसैन के साथ भी हुआ था, सद्दाम हुसैन के साथ और उनके बेटों के साथ, कि जी वो लोग कहते थे सद्दाम हुसैन, तो फिर अमरीकियों ने वो उनके बेटों की बॉडीज की तस्वीरें जारी की थी। एनीवे छोड़ दें बात को, लेकिन हुआ क्या कि वो हिटलर की बॉडी, दांतों, उन्होंने कहा दांत हैं और ये जनाब हिटलर के दांत हैं, और हिटलर या एवा ब्राउन के दांत हैं या एवा हिटलर के दांत हैं। उन्होंने दांतों से उसकी शरारत की, लेकिन पूरी 50 की दिहाई में, पूरी 50 की दिहाई में भी नहीं, 60 की दिहाई में एफबीआई, स्टालिन कहता रहा कि हिटलर मर गए, एफबीआई और सीआईए के जो बाद में पेपर्स हमारे सामने आए तो पता चला वो सीआईए और जो एफबीआई है वो तलाश करते रहे हिटलर को, क्योंकि बाकियों को तो वो ले गए थे और ट्रायल हुआ सारे नाजीज का और उनको सजाए मौत किसी को हुई और किसी को क्या हुआ और वो सारा। लेकिन हिटलर के बारे में वांटेड के इश्तिहार छपते रहे अखबारों में, वांटेड वांटेड हिटलर, मतलब हिटलर का जो पता बताएगा वो उसको ये मिलेगा। तो एक खप्पड़ ही रही पूरे यूरोप में कि हिटलर जिंदा है कि मर गया, तो हिटलर की बॉडी किधर है, वो उसकी तदफीन कहाँ हुई है, वो उसके तो दांत हैं। अच्छा, और आप ये देखें कि 1970 में इस पे किताबें आई, हु किल्ड हिटलर, तो बहुत पहले आ गई थी, उसके बाद भी लेकिन आप बुक्स आई, फिर उसके बाद 2010 में एक पूरा आर्टिकल, 12, एनीवे आप उसको छोड़ें। मैं जो बातें कहने जा रहा हूँ, मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि सोवियत यूनियन एंटर हो गया, हिटलर ने खुदकुशी कर ली और जर्मनी जो है वो जंग हार गया, और बुरी जाहिर है कि शक्ल जर्मनी को ही, और उसके बाद वो 4 मुल्क जो थे जिनके से 3 सरबराहों ने याल्टा कॉन्फ्रेंस की थी 1945 के शुरू में, वो उसके बाद बैठे पोtsdam में और उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि अब हिटलर हार गया। बर्लिन शहर में, ये बर्लिन में हिटलर ने खुदकुशी की थी, जर्मनी के बर्लिन शहर में, और वहां पर हिटलर जो है उसने खुदकुशी की। अब इन्होंने कहा यार ये बांटते हैं, और जर्मनी को उन्होंने बांटने का फैसला किया 4 हिस्सों में। ये बात मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ पोtsdam कॉन्फ्रेंस में, और उसमें चार्ल्स डे गॉल को नहीं बुलाया था, फ्रांस को, लेकिन 12 उन्होंने कहा फ्रांस को भी ये हिस्सा दे दो जो तुम्हारा हिस्सा है, वेस्टर्न हिस्सा जो है। ये पूरे जर्मनी को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा जो है वो सोवियत यूनियन के पास होगा, बाकी जो हिस्से हैं मगरबी हिस्सा वो एक बरतानिया ले ले, एक अमेरिका ले ले, एक फ्रांस ले ले, इस तरह हम जर्मनी को भी डिवाइड करते हैं और इस तरह से हम बर्लिन को भी डिवाइड कर देते हैं। तो उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, उन्होंने कहा एक एक हिस्सा ले लो। और सोवियत यूनियन चूंकि जाहिर है कि बड़ी पावर, जो
जो वेस्टर्न पावर्स थी ना वो थोड़ा सा हिचक, वो परेशान थी कि क्या हम दाखिल हों या ना दाखिल हों बर्लिन के अंदर। लेकिन सोवियत रेड आर्मी ने असल कब्जा किया था बर्लिन पे, तो उन्होंने कहा बर्लिन पे असल कब्जा हमने किया, ये बरतानिया वाले और बाकी तुम लोग जरा डर रहे थे हिटलर के पास आते, हमने असल कब्जा किया स्टालिन ने। तो स्टालिन ने एक बड़ा जो पीस था पूरा वो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। थोड़े अरसे के बाद आपस में इख्तलाफात शुरू हो गए, बर्लिन लिफ्ट है ये वो सारा वो सब हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन असल बात ये कि बर्लिन डिवाइड हो गया। फिर कई साल तक फटे वटे चलते रहे, इधर से उधर ब्रेन ट्रेन हो रहा है आगे पीछे, ओ जाके ये मैं बात कह रहा हूँ 45 में डिवाइड हो गया बर्लिन, और 61 में कहीं जाके वो जो डिवीजन थी वहां पर फिर ये हुआ कि एक दीवार खड़ी करते हैं, और वो दीवार बर्लिन बहुत सालों के बाद कैनेडी दौर में कहीं स्टार्ट हुई है ये दीवार बर्लिन जो है, ये बर्लिन वॉल। और ये बर्लिन वॉल जो है ये फिर अच्छा यहाँ पर आप किसी को रोके ना कि बर्लिन वॉल बन गई, बर्लिन शहर डिवाइड हो गया, ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, बर्लिन वॉल बन गई। अच्छा अब आ जाए आगे तारीख में, तो आप आ जाए 1985 में, ठीक है, तारीख के 2 हिस्सों को लेके फिर मैं हाल में आता हूँ। अब आ जाए 1985 में। 1985 में एक नौजवान है और उसको केजीबी में आए 10 साल हुए हैं। 1975 में उसने केजीबी ज्वाइन की है, और केजीबी ज्वाइन करने के बाद जो है उसकी पहले तो उसकी मुल्क के अंदर ही पोस्टिंग होती रही हैं, और फिर 1985 में उसकी पहली पोस्टिंग हुई है, और वो उस नौजवान की पहली पोस्टिंग जो है वो हुई है मशरकी जर्मनी में, क्योंकि वो जो जर्मनी था जो बर्लिन वॉल का था वो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी बन गया था बाद में, ठीक है ना, आपस में लड़ाई होगी, सोवियत वॉर ये जो कोल्ड वॉर की अलामत बन गया था बर्लिन वॉल। वेस्टर्न जो था वो वेस्ट जर्मनी बन गया, ईस्ट जर्मनी बन गया, 2 मुल्क बन गए, एक सोवियत यूनियन के ब्लॉक का हिस्सा, एक जो है वो नेटो का हिस्सा और वेस्टर्न कंट्रीज का हिस्सा। तो जर्मनी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, पहले 4 में डिवाइड हुआ, फिर वो 3 एक हो गए और वेस्ट जर्मनी बन गए, और एक जो था वो ईस्ट जर्मनी बन गया और सोवियत यूनियन के साथ चला गया, और दीवारें बर्लिन बीच में आ गई। अच्छा अब 1950 आ जाए 1985 में, तो ये 10 साल हो गए थे इस नौजवान को केजीबी में काम करते हुए। तो इसकी पहली फॉरेन पोस्टिंग जो है 1985 में हुई, और वो ईस्ट जर्मनी में हुई, ड्रेसनशायर में, और वहां पे इसकी पोस्टिंग हुई, और वहां पे जो है वो ईस्ट जर्मन पुलिस जो थी स्टाफ की, उसके साथ इसके बड़े से ताल्लुकात। तो ये जो है ये वहां पर इसकी पोस्टिंग हुई, अपनी फैमिली की नई शादी हुई थी, नौजवान वहां पोस्ट हो गया। पोस्ट होने के बाद ये हुआ कि ये 3-4 साल गुजरे, तो वहां पर सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, यानी बर्लिन वॉल गिरी इसके सामने, और बर्लिन वॉल जब गिरी, इस नौजवान को हम कहते हैं, हम याद करते हैं व्लादिमीर पुतिन के नाम से, इस केजीबी एजेंट को, जिनकी पोस्टिंग थी वहां पे ईस्ट जर्मनी में। और व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, तो इनकी पोस्टिंग एज अ केजीबी एजेंट जो है वहां पर हुई, और ये जब पूरा मजमा, ये जब दीवारें बर्लिन को तोड़ा जा रहा था, तो बर्लिन वॉल को तोड़ रहे थे, तो उस वक्त ये हुआ कि वो जो पूरी यलगार थी वो सारे के सारा उनका ये था कि केजीबी के ऑफिस पे कब्जा करें। तो आखिर वक्त तक ये पुतिन जो है, ये पुतिन ने फिर बाद में ये इंटरव्यू में भी कहा कि मैं आखिरी वक्त तक मेरी कोशिश थी कि जितना रिकॉर्ड मौजूद है यहाँ पे केजीबी के ऑफिस में, इसको मैं आग लगा दूं, कोई रिकॉर्ड ऐसा ना हो जो कि वहां पे नेटो ममालिक के या वेस्ट जर्मन्स के या बाकियों के हत्थे लग जाए। तो ये, और इनके पास एक रिवॉल्वर था, और पूरी बिल्डिंग को लोगों ने घेर लिया, लेकिन ये आखिर वक्त तक इस सारा रिकॉर्ड इन्होंने जलाया, और उसके बाद ये एक रिवॉल्वर के साथ नीचे उतरे तो लोग पीछे हट गए थे, और फिर ये आगे जाके बैठे, और फिर ये निकल गए वहां से। व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने बर्लिन वॉल को गिरते देखा अपने सामने। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन जो है केजीबी से वापस आए, इन्होंने केजीबी से रिजाइन कर दिया। उसके बाद इनको खबरें ये मिली, इन्होंने अपनी किताबों में भी अपने इंटरव्यूज में बताया हुआ है, इनको खबरें मिली बर्लिन वॉल गिरते इन्होंने अपनी आंखों से देखा, और इनको ये खबर मिली कि इनके जो दोस्त हैं बहुत सारे, उन्होंने जो ईस्ट जर्मनी में है उन्होंने खुदकुशी कर ली है, सुसाइड कर ली है डिप्रेशन की वजह से। और ये एक मरहले पे ये भी कहते हैं कि मैंने, यानी 1990 में केजीबी से रिजाइन कर गए, ठीक है ना, 89 में बर्लिन वॉल गिरी,
85 में इनकी पोस्टिंग हुई थी, 89 में बर्लिन वॉल गिरी, 90 में ये रिजाइन करके केजीबी से और ये वापस आ गए। और ये कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि मैंने सोचा कि यार मैं केजीबी से रिजाइन करते हुए टैक्सी ड्राइविंग शुरू करता हूँ, टैक्सी वैक्सी चला के अपना काम करता हूँ, लेकिन फिर इन्होंने अपने आप को संभाला और ये कहते हैं कि मैंने दोबारा जो है वो जो नया सोवियत यूनियन नया रशिया बन गया था सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के बाद 1990 के बाद, और ये सोवियत कोलैप्स हो गया 91 में और सारा कुछ हुआ, तो ये कहते हैं मैं पॉलिटिकल सिस्टम में मैं इन हुआ, दोबारा ये इन हो गए। और 99 में यानी ये 99 में इनको सिर्फ लगे हैं 8 साल, यानी 90 में केजीबी रिजाइन करके ईस्ट जर्मन वॉल ये जो बर्लिन वॉल है इसको अपनी आंखों के सामने गिरता देख के 90 में रिजाइन करके ठीक 10 साल के बाद 1999 में 89 में बर्लिन वॉल गिरी, 1999 में ये रशिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए थे ये बोरिस येल्सिन के इस्तीफा देने की वजह से। अचानक इस्तीफा देकर बोरिस येल्सिन ने इनको पहले तो जो एफएसबी जो कि केजीबी का डोमेस्टिक विंग था उसका इनको हेड बनाया था, फिर इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, अचानक वो रिजाइन कर गए तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए। इस तरह तेजी के साथ 10 सालों में वो शख्स जिसने केजीबी के एजेंट के तौर पे बर्लिन वॉल गिरते देखी थी और डिसहार्टेंड हो गया था बहुत ज्यादा, 10 सालों के बाद वो उस नए रशिया का एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुका था और बाकी फिर हिस्ट्री है। आज मैं ये बात क्यों दोहरा रहा हूं? आज मैं इसलिए ये बात दोहरा रहा हूं कि जो यूक्रेन के लिए जो अमेरिका के मंदूब पहले यूक्रेन और रशिया के लिए, एक तो स्टीव विटकॉफ है ना, वो तो ऑफिशियली उनकी अपॉइंटमेंट तो नहीं है एज सच, वो तो मशरिक़ी वुस्ता के मंदूब हैं, लेकिन वो यूक्रेन में उन्होंने क्या कर रहे हैं और ओमान में क्या हो रहा है अपडेट करता हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो जनरल कीथ केलॉग हैं जिनको पहले रशिया और यूक्रेन के लिए नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, लेकिन फिर यूक्रेन के लिए कर दिया था, उन्होंने एक ऐसी बात की है, वो तारीख का हिस्सा है। और अगर मैं सेकंड स्लाइड, अब ब्रेक थोड़ी सी रोकिएगा अभी, सेकंड स्लाइड अगर हम यहाँ दिखाएं तो ट्रंप के एनवॉय कह रहे हैं कि यूक्रेन कुड बी डिवाइडेड लाइक पोस्ट वॉर बर्लिन। यूक्रेन को दूसरी जंग अजीम के बाद जिस तरह डिवाइड किया गया था, बर्लिन को यूक्रेन को उस तरह से तकसीम कर देना चाहिए। और एनबीसी इस तरह से कह रहा है, थर्ड स्लाइड, यूक्रेन कुड बी डिवाइडेड इनटू यूरोपियन एंड रशियन जोन्स। यानी बिल्कुल आप देखें तारीख किस तरह से दोहरा रही है, यूक्रेन को 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाए, एक हिस्सा यूरोप ले जाए, एक हिस्सा बिल्कुल जैसे वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था जर्मनी के साथ, वो नाम ले रहे हैं बाकायदा, बर्लिन याद दिला रहे हैं, उस तरह यूक्रेन को तोड़ दिया जाए, एक हिस्सा यूरोप ले जाए, एक हिस्सा रशिया ले जाए। लेकिन और आप ये देखें किस कदर अजीब बात है, वो कह रहे हैं 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाए और इसमें यानी एक हिस्सा उधर और एक हिस्सा रशिया के पास चला जाए। इस मंसूबे को सोवियत यूनियन ने उसी तरह जैसे उस वक्त सोवियत यूनियन ने प्यूटिन ने मुस्तरद कर दिया। प्यूटिन ने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जो दूसरा इलाका है जिसको ये मंसूबा पेश कर रहे हैं जनरल कीथ केलॉग के बर्लिन, ये देखे ना बिल्कुल, मैं दोबारा से ये द टाइम्स है, टाइम्स इंग्लैंड, फिर आप इस स्लाइड को जरा दोबारा देखें, सेकंड, ये हिस्ट्री का हिस्सा है। ट्रंप एनवॉय, यूक्रेन कुड बी डिवाइडेड लाइक पोस्ट वॉर बर्लिन, ठीक है, बर्लिन के 4 हिस्से हुए थे उस तरह से, और 3 एक तरफ चले गए थे, एक इधर आ गया था उसी तरह से। लेकिन उन्होंने कहा है कि फर्क ये कि अमेरिकी फौज नहीं होगी, फ्रांस और बर्तानिया को उसी तरह से लिए, बिल्कुल जैसे दूसरी जंग अजीम के बाद फ्रांस बर्तानिया अमेरिका आए थे, हम नहीं होंगे, बर्तानिया फ्रांस आ जाए, इधर रशिया आ जाए सोवियत यूनियन की जगह, और उसी तरह डिवाइड कर दें। तो एक मुल्क टूट गया है, अब उसके टूटने के टोटे तैयार हो रहे हैं कि यूक्रेन के कितने हिस्से बनेंगे और कौन लेके जाएगा। रशिया ने इसको उड़ा दिया, उनका सवाल ही पैदा नहीं होता कि नेटो की फौज है यूक्रेन में आके बैठे। ये बर्लिन का दौर नहीं है भाई, ठीक है ना, ये यूक्रेन जो है ये यहाँ पर कोई किसी किस्म का यहाँ पे जो है वो और ये कौन कह रहा है, प्रेसिडेंट प्यूटिन, ये कह रहे हैं वो प्रेसिडेंट प्यूटिन जिन्होंने वो बर्लिन वॉल गिरते हुए और वहां से मजमा आते हुए देखा था,
वो कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि बर्लिन का फॉर्मूला बनेगा। प्रेसिडेंट पुतिन ये जवाब दे रहे हैं वेस्ट को, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ वो फौज आके बैठे, वो दूर जाएगी यहाँ से, उसको यहाँ नहीं आना। उन्होंने ये मंसूबा मुस्तरद कर दिया है किट के लॉक का। लेकिन स्टीव विटकॉफ ने जो बात की है, स्टीव विटकॉफ जो बात करके आ गए हैं, वो बात आप समझें कि तय हो गई है, और वो बात बड़ी हद तक तय हुई। वो ये है कि जो 4 इलाके जिनका बार बार में जिक्र कई दफा इस प्रोग्राम में जिक्र हुआ है, चाहे वो ज़पोरिज़िया का हो या वो खरसों का हो या वो ल्यूज़ का, ये जो 4 इलाके हैं, इन इलाकों को स्टीव विटकॉफ ने 4 घंटे प्रेसिडेंट पुतिन से जो उनकी मुलाकात हुई है ओमान आने से पहले, ओमान तो सुबह वो प्राइवेट जहाज उनका लैंड हुआ है ना, एक ओमान बड़ा हाईली सिक्योर्ड जहाज उनका डायरेक्ट सेंट पीटर्सबर्ग से लैंड हुआ है। लेकिन वो 4 घंटे जो पुतिन के साथ बैठे हैं, तो उसमें उन्होंने आइडिया ये पेश किया है कि अमेरिका इन 4 इलाकों को खुद मुख्तार इलाका या रशिया का इलाका तस्लीम करने पे तैयार हो गया है। तो प्रेसिडेंट पुतिन की ये बात भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ के जरिए तस्लीम कर ली है। तो एक मुल्क जिसका नाम यूक्रेन था, अब उसके टोटे हो गए, एक मुल्क टूट गया है। और मुल्क किस तरह टूटते हैं, रियासतें किस तरह टूटती हैं, और तारीख में वो अल्फाज किस तरह इस्तेमाल होते हैं कि बर्लिन फार्मूला, बर्लिन की तरह डिवाइड करने का फार्मूला पुतिन को पेश किया जा रहा है, जिसने बर्लिन वॉल गिरते देखी, और वो कह रहा है कि नहीं, मैं ये फार्मूला मुस्तरद करता हूं। और हाँ, स्टीव विटकॉफ की जो बात है वो ठीक है, और अब स्टीव विटकॉफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मुतालबे के बाद, क्योंकि बफर जोन का भी मुआहदा आ गया बीच में कि बफर का इलाका बना लिया जाए। इसी तरह इसी जो टैरिफ के चक्कर में चाइना और बरतानिया ने इंगेज कर लिया है, तो वो ट्रंप साहब वो अब एक कंफ्यूजन में है कि क्या करें। लेकिन इस पूरे फार्मूले में मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बताना जरूरी थी कि ये जो हिटलर वाली, क्योंकि ये इस तरह से डिवीजन हुई थी, तो सोवियत यूनियन चूंकि ज्यादा हिस्सा ले गया था, यानी जो वेस्ट था वो 3 इलाके थे और 3 मुल्कों के पास था। और यहाँ पर चूंकि अमेरिका ने ये बात की उन्होंने कि जी बर्लिन पोस्ट वर्ल्ड वॉर बर्लिन का फॉर्मूला तो हम दे रहे हैं, लेकिन फर्क ये है कि वहां फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया थे, यहाँ अमेरिका नहीं होगा। फ्रांस बरतानिया को दे दें आप, मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुस्तरद करने वाला शख्स कौन है, ठीक है ना। अच्छा, अब स्टीव विटकॉफ जो हैं वो इस फॉर्मूले को मुस्तरद कर दिया। अब पुतिन और ट्रंप की फोन कॉल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुबह कोई 6:30 बजे उनका जो जहाज है वो ओमान में लैंड हुआ। और अब वक्फा ले, मेरे ख्याल से उसके बाद में बात करते हैं। जी जी नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर अपोजिशन इत्तेहाद ने 20 अप्रैल को जलसा आम करने का फैसला किया है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के लामिया के मुताबिक जलसे की मेज़बानी MWM करेगी। देखें, ये रेलिवेंट बातें मैं कह रहा हूँ, अवाम की तरफ तवज्जो दें। ये ऊपर हमारे बैठी हुई जो एलीट है या पता नहीं कौन है, ये इनको पल्स पे हाथ नहीं है, लोग परेशान हैं। लोगों से मुराद मेरी आम, और मैं जब ये कह रहा हूँ ना लोग, तो इससे मुराद प्रॉपर प्रोफेशनल, मजदूर से लेके प्रोफेशनल्स, यानी PhD स्कॉलर्स, वाइस चांसलर्स, टीचर्स। मैं उनको तो छोड़ दें आप, जो बेचारा मजदूर है। इस मुल्क के पढ़ा ये अवाम, सारे मुल्क के बेजार परेशान बैठे हैं कि ये हो क्या रहा है। मतलब मैं जब कह रहा हूँ ना कि अवाम, उसे ये बिल्कुल ना समझें कि मैं ये गरीब अवाम की बात हो रही है। जो पढ़ा लिखा आदमी है, गरीब अमीर को छोड़ दें, एक उसके ऊपर एक है कि किसी आदमी ने पढ़ा नहीं है, अनपढ़ आदमी है, वो ठीक है, उसको अल्लाह ने। एक है जो जाहिल है ना, पढ़े लिखे जाहिल, मक्का में बहुत ज्यादा शख्स था ना जिसको कहते थे यार इसकी तो बहुत ज़हीन आदमी है, उसका नाम अबू जहल रखा गया था। तो ये जो जहालत में, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, खुदारा जरा असातिज़ा से पूछें, PhD स्कॉलर जो हैं, स्टूडेंट से पूछें, यूथ से कांटेक्ट, उनसे पूछें कि ये कर क्या रहे हैं भाई। और मुल्क के हालात तो देखें, बलोचिस्तान का मामला, ये हर मामला भाई, इनसे खाली नहीं हो रहा मामले। ये पॉलिटिकल एलीट हमारी जो है, ये इस पार्टी से उस पार्टी, ये
अवाम के इश्यूज को देखें। सिंध में जो है वो ये क्या इश्यूज इन्होंने आपस में नहीं तय किया, ये पानी का इशू इतना बड़ा इशू उन्होंने सिंध के अंदर वो एक ये इनका पल्स पे हाथ ही नहीं है अवाम की, और उनका ख्याल ऐसे बैठे रहेंगे। अच्छा, दूसरी जो बात है, ये खुदारा इन मामला को हल करें। पॉलिटिकल लोग हैं, इन्होंने सियासत में इलेक्शन में जाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी तारीख है, वो अपनी हिस्ट्री को देखे, ये क्या कर रहे हैं। मुस्लिम लीग मियाँ साहब को जरा देखें, वो बेलारूस में अल्लाह उन्हें सेहत दे, बाकी वो कर क्या रहे हैं भाई। और नीचे ग्राउंड पे क्या हो रहा है। बलोचिस्तान इंपॉर्टेंट था, वहां चले जाते 2 रोज, लेकिन चलें, खैर है, मैं क्या बात करूँ, ठीक है। अच्छा, ये पीका के चक्कर में ना ये अवाम टीका लगा देंगे इनको, ये मैं बताऊं, उससे बचें। ये सारे के सारे, मैं किसी शख्स का नाम नहीं ले रहा, ये सारा जो हमारे एलीट है ना, ये जरा ध्यान रखें। ये अवाम पे पीका लगा रहे हैं, अवाम इनको टीका लगाएगी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि उधर क्या हो रहा है। वहाँ क्या हुआ, वहाँ जब प्लेन जनाब लैंड हुआ है उस पे मस्कत में, ओमान में, और वहाँ पर उनके बड़े ज़बरदस्त उनके वज़ीर ख़ारिजा हैं, बड़े यंग हैं वो। ओमान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है हुतीस के हवाले से भी। इतना प्रेशर था ओमान पे कि आप एक साइड लें जी, ये सारे अरब ममालिक, तो आप अरब लीग के आप, और ओमान ने साइड नहीं ली। ओमान का बॉर्डर टच करता है, मैं हमेशा कहता हूँ ओमान का जो ये आप इधर से ये जो बंदरगाह की साइड है ना, बहर अहमर वाली, इससे आप बिल्कुल चले जाए ना दूसरी साइड पे, दरमियान में वो जो खदर मौत का इलाका आता है, जिसे गुजरना ही नामुमकिन है। वो अलकायदा, बेशुमार कबीले, वो पूरा खदर मौत का इलाका है। इतना हुदैदा ये तो बंदरगाहों का इलाका है। लेकिन अब मैप देखें तो दूसरी जो साइड है यमन की, दूसरी यानी सऊदी अरेबिया नहीं, ये बहर अहमर भी नहीं, ये दूसरी जो साइड है, उस साइड पे ओमान के साथ बॉर्डर है यमन का। तो यमन ने साइड नहीं कभी भी ली ना हुती। यमन के झगड़े से अपने आप को अलग रखा उन्होंने। अब्दुल्ला सालेह का उससे झगड़ा हो रहा है, जो यमन के कॉन्फ्लिक्ट से ओमान ने अलग रखा, और नतीजा ये निकला कि हुतीस के साथ जब मुज़ाकरात हुए तो वो ओमान ने एक जगह चुनी गई। इसी तरह से जो ईरान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात हुए, स्टीव विटकॉफ साहब पहुंच गए सुबह सुबह जहाज में, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। और वहां से उनके ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अब्बास अरक्ची आ गए, और उनकी जो है ये बदर अब्दुल सईदी जो हैं, अल्बू सईदी बदर अल्बू सईदी से जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे पहले तो मुलाकात हुई उनकी। अच्छा, अब वो मसला कि भाई डायरेक्ट टॉक्स होनी है या इनडायरेक्ट होनी है। ट्रम्प साहब कह चुके हैं कि डायरेक्ट होगी, ये नहीं तस्वीर आएगी, बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान कह रहा है डायरेक्ट नहीं होगी। अच्छा, मुकम्मल तौर पे जो वजीर खारजा हैं उनको अथॉरिटी दे दी रहबर ने, यानी आयतुल्ला खामेनेई ने उनको अथॉरिटी दे दी। यूएई ने स्टार्ट किया था, सऊदी अरेबिया भी दरमियान में। और ये आप जहन में रखें, ये तारीख में ये बात याद रहेगी और रखी जाएगी हमेशा कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान 2023 में चाइना ने दोस्ती करवाई थी, चाइना ने मामला खत्म करवाए थे। और तारीख ये बात याद रखेगी कि फिर उसके बाद इन सारे मुल्कों ने, सऊदी अरेबिया ने टर्की के साथ अपने मामला ठीक किए, कतर वापस आया, सीरिया के अंदर जो तब्दीली आई उसके ऊपर था कि पता नहीं सीरिया जो है टूट जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, सब ने सपोर्ट किया अहमद शरा गवर्नमेंट को, टर्की ने भी, कतर ने भी, सऊदी अरेबिया ने, और वो यूएई भी जा रहे हैं अहमद शरा जो। बहरहाल ईयू के मुल्क ठीक हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। देखें वो उनकी कैबिनेट के अंदर खवातीन भी आ गई हैं, उनकी खवातीन क्रिश्चियंस भी हैं, दुरूस भी हैं, सारे कुर्दों के साथ भी मामला ठीक हो गया। तो जब करने में आते हैं ना मुल्क, तो ठीक कर देते हैं। अच्छा, तो ये जो है वो ये सुबह सुबह जनाब वहां पहुंच गए। अब ये मसला कि डायरेक्ट होंगे कि इनडायरेक्ट होंगे, ट्रम्प कह रहे हैं डायरेक्ट होंगे, वो कह रहे हैं इनडायरेक्ट होंगे। आखिरकार मामले का हल ये निकला कि ये सारे जो है ये जनाब वो ओमान के मीडिया को दूर रखी है उन्होंने, सब जाहिर है कि वो सिक्योरिटी वगैरह करके, और वो एक जगह पे चले गए। अब वो एक पैलेस है, और उस पैलेस में इस तरह से हुआ कि एक कमरे के अंदर जनाब बैठे स्टीव विटकॉफ, और दूसरे कमरे में बैठे ईरान के, एक ही बिल्डिंग के 2 कमरों में बैठे, और 2 कमरों में बैठे, कोई तस्वीर नहीं आनी चाहिए साथ, और आई भी नहीं, बैठे भी नहीं। उसके बाद इन्होंने उनको विश किया। अच्छा, दरमियान में जो ओमान के जो ऑफिशियल्स हैं वो आए जी, उन्होंने कहा जी वो आपको स्टीव विटकॉफ जो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं। इन्होंने कहा था जी आप भी उनको कहेंगे हम भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार, देना उधर उधर उधर,
ये एक ही बिल्डिंग के 2 कमरों में ओमानी ऑफिशियल जो हैं ये मैसेजिंग कर रहे हैं और ये चलते रहे सारा दिन डायलॉग। और ये जब प्रोग्राम जा रहा है लाइव तो थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले ये मीटिंग वहां पे खत्म हुई है और बड़े अच्छे नोट पे खत्म हुई है और ये इस नोट पे खत्म हुई है कि ये मुलाकात जारी रहेगी, अगले हफ्ते भी ये डायलॉग कंटिन्यू रहेगा। और पेपर्स एक्सचेंज हुए और ईरान की तरफ से कहा गया है कि भाई 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये अरब ममालिक का और ना सिर्फ अरब ममालिक का बल्कि तमाम मुस्लिम दुनिया का और ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया का बल्कि महज़ब दुनिया का, वो दुनिया जो इंसानियत पे बिलीव करती है, उनका ये कहना है कि ये तो न्यूक्लियर वगैरह तो रखे ना, पहले तो गजा का मामला बताएं जरा और फ़लस्तीन का मामला बताएं, उस पर क्या करना है आपने। और ये मामला सबका है, ठीक है, और ये सऊदी अरब का भी है, ये सारे इस्लामी मुल्क का, पूरी दुनिया का मामला, उस पर क्या करना है आपने। दूसरी बात उन्होंने कहा जो भी बातचीत होगी वो तहरीरी होगी और जाहिर है कि उसमें सऊदी अरेबिया भी होगा, यूएई भी होगा, उसमें यूरोप भी होगा। ये नहीं कि कोई हम आपसे अलग कहीं कोने में खुदरे में बैठ के कोई डील करेंगे और उसमें पब्लिक को भी ऑन बोर्ड लेंगे, बाकी भी होगा सारा मामला। और ये बात मैंने पहले भी की थी, मैं दोबारा भी बात कर रहा हूँ कि ईरान को न्यूक्लियर की तरफ नहीं जाना चाहिए और इसको ना रशिया इंडोर्स करेगा, ना इसको चाइना इंडोर्स करेगा, ना कोई और मुल्क करेगा इसको इंडोर्स। लेकिन फिर वही सवाल है कि अगर ईरान के पास, तो ईरान को फिर क्यों रोज, देखिए कल वाली बात फिर दोहरा रहा हूं, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर क्यों बनाया? पाकिस्तान ने न्यूक्लियर इसलिए बनाया कि इंडिया ने बना के कहा कि इंडिया किसने बनाना था न्यूक्लियर? इंडिया ने किया जो है वो किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के लिए न्यूक्लियर तैयार हो, नहीं। तो वो जब उन्होंने बना लिया तो आपने बना लिया। अब मसला ये है कि या तो इसराइल को आप कहें उसको फेंके जेलेंस्की की तरह अंडर द, वो जा रहा है, वो मैं आपको भी बताता हूँ, अगली खबर में आपको देने लगा हूँ। तो या तो आप उसके न्यूक्लियर को खत्म करें, उसका न्यूक्लियर किसके लिए, लिबनान के लिए या वो जॉर्डन के लिए, या किसके लिए? ये आर्म्स रेस क्यों, किस मुल्क ने आर्म्स रेस शुरू की है मशरिक वस्ता के अंदर? इसराइल ने शुरू की है। तो अगर इसराइल ने शुरू कर दी है तो फिर लेबनान नहीं करेगा क्या? सीरिया नहीं करेगा? इराक ने कोशिश की, आपने उसको तबाह कर दिया इसराइल को भेज के। बात यह है सारी कि फितने की जड़ इसराइल है और ये नेतन्याहू है खास तौर पे, ठीक है। अब ये मुज़ाकरात चलेंगे और पॉजिटिव नोट, सबसे अच्छी बात ये है कि पॉजिटिव नोट पे हो रहे हैं, अरब ममालिक के सारी दुनिया इसमें ऑन बोर्ड है और वो डायरेक्ट बात भी नहीं कर रहे हैं। ये नोट करें ना, ईरान ने कहा डायरेक्ट बात नहीं करेंगे भाई, ओमान है बीच दरमियान में, इनके थ्रू बात होगी और ओमान के लोग भी हैं, बाकी अरब ममालिक सारे इसको देख रहे हैं। अब जनाब एक तो ये बात होगी, उन्होंने कहा अगले हफ्ते तक करें, तो अगले हफ्ते जरा आप हमें बताएं ना कि बाकी भी तो वाक़यात हैं मशरिक, तो हम तो नहीं है सिर्फ न्यूक्लियर तो एक इशू है ना यहाँ पे, और ये हुतीस भी चले एक इशू है, बाकी इशू है ओमान में हो रहा है। ओमान आपको पता है ना हुतीस के हवाले से भी बड़ा उसका इंपॉर्टेंट होगा। आप ये बताएं गजा का क्या करना है, वहां से शुरू करते हैं। ये हमारा मामला तो छोटा, स्टीव वित्कोफ कहां से आ रहे हैं? प्यूटिन से बात सुन के, और उनको प्यूटिन ने बता दिया है कि रशिया को क्या, ईरान आपसे क्या बात करेगा और आपने ईरान को क्या जवाब देना है। ये स्टीव वित्कोफ को प्यूटिन 4 घंटे बैठे हैं कल रात को। स्टीव वित्कोफ ओमान पहुंचे हैं मॉस्को से, ये कह के कि वो 4 इलाके जो हैं उनको हम मानने को तैयार हैं और वो जो कीथ क्लॉक का मंसूबा है वो आपने रद्द कर दिया। खैर है, वो चूंकि यूरोप के साथ ज्यादा प्रो यूरोप हैं तो वो उनका था कि चलो यार इस तरह से तोड़ दो। एक मुल्क टूट गया है, टूट गया एक मुल्क हमारी आंखों के सामने, एक यूरोप का मुल्क जिसके पीछे अमेरिका, बाइडन, सारे पूरी दुनिया असला दे रही है, पैसे दे रही है, ज़ेलेंस्की आगे पीछे, वो टूट गया। हो क्या फॉर्मूला क्या बन रहा है कि बर्लिन की तरह तोड़ा जाए या इस तरह से तोड़ा जाए कि जैसे पुतिन कहते हैं कि नहीं ये इलाके हमारे होंगे, बाकी इलाकों से फौज ही नहीं होगी और खत्म करके इलेक्शन और नई जमहूरियत करो और जो करना है करो और यहाँ ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगी, और ट्रम्प उस पर मान गए। अच्छा जी, अब गजा का मामला पहले तय होगा तो जनाब उधर काहिरा में वो खलील हया पहुंचे हुए हैं हमास के, और ये नेतन्याहू जो दरमियान में उछलांगे मारता मारता फिर दोबारा वो 8वीं 9वीं मंजिल पे चढ़ गया था ना कि ईरान के साथ मामला खराब हो गया तो हमें ठेका दे दिया ईरान पे हमला करने का। तो उधर जनाब नेतन्याहू को मैसेज चला गया है कि आपने जो मुतालबात वगैरह रखे आप पीछे हटें और जो हमास की बात है वो सुने। और ये वो बात है जो पहले हमास को गारंटी दी थी स्टीव वित्कोफ ने। वो गारंटी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो गारंटी ये है कि जिसके ऊपर काहिरा में मुज़ाकरात हो गए, इसराइल पीछे हट गया अपनी सारी डिमांड से, उन्होंने एक शोशा छोड़ दी है कि हम ये गजा के रफा बॉर्डर पे कब्जा करेंगे। तो मुल्क उनको समझ ही नहीं आ रहा इसराइल को क्या करना है हमने।
उन्होंने तैयब उर्दुगन से भी बात की है, और तैयब उर्दुगन के हवाले से अगर वो प्रेस रिलीज हम दिखा सकें, तैयब उर्दुगन की आज जो है सॉरी उनके जो फिदन है, उनके फॉरेन मिनिस्टर, मैं वापस आता हूँ गजा का पॉइंट कंप्लीट करता हूँ, लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर फिदन है उनकी मुलाकात हुई है आज लेवरोव के साथ, जो फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के। और मैं भी कुछ दिन पहले उनकी पूरी देख रहा था प्रेस स्टेटमेंट, अगर हम दिखा सकें तो उनकी जो प्रेस स्टेटमेंट है उस मुलाकात की जो लेवरोव के दरमियान हुई है और इनके दरमियान हुई है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन, 20 स्लाइड हम दिखा दें तो उसमें जो है वो हकन फिदन के दरमियान और लेवरोव के दरमियान तो ब्लैक सी पे बात हुई है। डायरेक्ट बात, आपका कोई अमेरिका का ताल्लुक नहीं है, रशिया और टर्की डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि ब्लैक सी को हमने कैसे देखना है, फ्यूचर में हमने यहाँ कैसे चलना है। बड़ी जबरदस्त टॉक्स हुई है, बहुत अच्छा। इसका आप अलामिया देखें ना तो आपको पता चलेगा कि टर्की और रशिया कितना एक पेज पे, कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अच्छा, और अमेरिका तो टोटल उनको कोई दिलचस्पी नहीं है ब्लैक सी वगैरह से, यहाँ से आउट हो गया वो। तो मतलब है कि वो सारा जो है ना ट्रम्प साहब ने वो फारिग कर दिया ये पूरा नेटो। अच्छा, अब जो है वो इस दौरान जो है वो वहाँ पर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उन मुज़ाकरात में ये तय पाया है कि जैसे ही सीज फायर होगी, अब ये सीज फायर 45 दिन 70 दिन, ये अगले 24-48 घंटों में खबर आ जाएगी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ पिछले 72 घंटों से इसराइल ने गजा पे अटैक नहीं किया। गजा पे जो हर रोज शहादतें हो रही, इतने ज्यादा लोग शहीद किए हैं, मुझे नहीं पता कि ये अब कहाँ पे लेके जाना है, इसका नेतन्याहू का क्या करना है। अच्छा, लेकिन ये है कि वो वहां पर वो इस बात पे मान गए हैं, लेकिन एक कंडीशन और रखी गई है, और वो कंडीशन भी मान ली है स्टीव विटकॉफ ने, कि जैसे ही ये सीज फायर अब होगा, ये इन्हीं दिनों में होगा, ईरान से अगली टॉक्स होने से पहले पहले सीज फायर होगा। उसके लिए इसराइल की टीम भी पहुंच गई काहिरा, और हमास की टीम भी पहुंच गई। इसराइल के लोग अपने उसमें से मेरे ख्याल से वो 5 या 8 अभी एग्जैक्ट नहीं वो रिहा करेंगे लोग, यहाँ से कैदी रिहा होंगे सारे को। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंडीशन ये ट्रम्प के हवाले से है ना, कि ट्रम्प कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, पीछे हट जाते हैं। एक बात तय हुई है कि ट्रम्प उस पे सोशल जो ट्रुथ उनका प्लेटफॉर्म है, उस सोशल ट्रुथ के ऊपर वो लिखेंगे, कहेंगे वो कि मैं मुकम्मल कंप्लीट परमानेंट सीज फायर की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं, और ये अरब प्लान जो है मैं इसको मान रहा हूं। यानी गारंटी उनका सोशल ट्रुथ का मैसेज होगा। ये नहीं होगा कि वो नेतन्याहू के साथ बैठ के कुछ कह दिया, वो किसी के साथ कुछ, वो मैसेज देंगे पब्लिक के सामने, और फिर उसके बाद ये स्टीव विटकॉफ ने बात की है। इसमें पुतिन और ट्रम्प दोनों इन्वॉल्व हैं, इसमें अरब ममालिक इन्वॉल्व हैं, कि ट्रम्प की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी जैसे ही ये सीज फायर होगा ऐलान, तो उसकी तरफ से उनकी तरफ से आएगी कि लुक फॉरवर्ड फॉर द परमानेंट सीज फायर, यानी वो फिर आगे वो अरब प्लान आगे बढ़ेगा। तो वहां से भी अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर आ रही है कायरा से, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे इस वक्त तक। और ये जो है यहाँ से भी अच्छी खबर आई है, इनकी टॉक्स भी अच्छी हुई हैं। और ये बड़ी अजीब सी बात हुई है कि बर्लिन की डिवीजन, तारीख मुझे नहीं पता 1945 में लेके चली गई है दोबारा, या 99 में लेके चली गई है, या 89 में लेके चली गई है, लेकिन ये है कि तारीख बहरहाल किसी न किसी अंदाज में, बहुत अजब अंदाज में अपने आप को दोहरा रही है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों फिर दो नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।